नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी इको दोस्त और आज हम करने वाले हैं HPSC PGT का लास्ट ईयर क्वेश्चन। ठीक है, शुरू करते हैं। हम ये क्विकली करेंगे विद आंसर कीज। तो लिस्ट करनी है मैच। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स दिया है मार्शल ने, किंग डिमांड कर्व पॉल स्वीजी ने, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज दिया है डॉल्टन ने, एंड लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड हम सबको पता है हमारे एडम स्मिथ ने दिया है। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर एज ए डिफाइंड बाय रॉथस्चाइल्ड इज बेस्ड ऑन। द आंसर विल बी स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म एंड द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का या फर्म का जो स्लोप कर्व रहेगा उस पर डिपेंड करता है हमारे डिग्री ऑफ मोनोपोली, ऐसा रोथस्चाइल्ड ने बोला था। As a result of fall in the price, total expenditure on the commodity decrease, the coefficient of elasticity will be। अब प्राइस जब कम हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हुआ। ये है एक तरह का पॉजिटिव रिलेशनशिप, यानी कि दोनों एरो हमारे नीचे की तरफ जा रहे हैं। प्राइस भी कम हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हुआ, इसलिए इसका आंसर हमारा बी होगा, इज लेस देन 1 दिस। ठीक है, अगर ये ऐसे होता, प्राइस ऊपर जाता और टोटल एक्सपेंडिचर नीचे जाता तो आंसर होता ग्रेटर देन 1। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y सिग्निफाइज। अब हम देख ही रहे हैं कि इज इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब इन दोनों में क्या है, इक्वालिटी है। देन ऑप्शन हम पढ़ेंगे। द कमोडिटी एक्स गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन, नो। द कमोडिटी वाई गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन, नो। द सेटिस्फेक्शन ड्राइव्ड बाय कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई आर इक्वल, यस। हमने इक्वालिटी देखी है तो ये इसका आंसर होगा। इफ अ सब्सिडी ऑफ ₹2 per unit is granted to the producer of a product which has a perfectly inelastic demand। perfectly inelastic demand मतलब हमारा चाहे प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, लेकिन नेसेसिटी गुड है, हम तो उतनी डिमांड करेंगे। देन नेट इफेक्ट विल बी, तो इफेक्ट क्या होगा कि वो कंज्यूमर के लिए ₹2 कम कर देगा, उसको सब्सिडी मिल रही है तो वो भी कम कर देगा। तो आंसर रहेगा इसका 2। द स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी, ये हमारे केंज ने दी थी। स्पेक्युलेटिव डिमांड ऑफ मनी ये होती है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट इनइलास्टिक, इनकम ओरिएंटेड, इंटरेस्ट इलास्टिक, सेविंग ओरिएंटेड। तो इंटरेस्ट इलास्टिक ये होती है, अरे चलो इसका आंसर सी है, इंटरेस्ट इलास्टिक ये होती है। रीज़न बीइंग कि जब इसका इंटरेस्ट का और स्पेकुलेटिव मनी का अपोजिट रिलेशनशिप होता है, इंटरेस्ट ऊपर जाता है तो स्पेकुलेशन हम कम करते हैं। नेक्स्ट इज इफ MPC इज 0.6 देन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी। तो इन्वेस्टमेंट अगर 0.6 है तो मल्टीप्लायर क्या होगा, तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हम सबको पता है, 1/1 माइनस MPC। 1 माइनस MPC 0.4 हो जाएगा, और 0.4 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 25 है ना, 2.5 आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वुड बी 8. Dash includes total value of goods and services produced within a country together with its income received from other countries less income paid to other countries। दोबारा पढ़ लेते हैं कि इनमें से ऑप्शन पूछा गया है कि GDP या GNP या NNP या NDP में इंक्लूड होता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। ठीक है, वो तो हमें पता है GDP में होता है। टुगेदर विद इट्स इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अनदर कंट्रीज लेस इनकम पेड टू अदर कंट्रीज, यानी कि NFIA के बारे में बात हो रही है। तो NFIA किस में इंक्लूडेड होता है, नेशनल में इंक्लूडेड होता है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, ग्रॉस में ऐड हो जाएगा NFIA, तो ग्रॉस नेशनल इनकम हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। देयर इज अ इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट, नो। बायर्स आर द प्राइस मेकर, नो, दे आर प्राइस टेकर्स। देयर इज अ नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, हो सकता है। ऑल द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट डिफरेंट प्राइसेस, नो। तो आंसर वुड बी सी, है ना, क्योंकि बाकी सब तो नहीं है इसके आंसर्स। Which one of the following is not the function of the Reserve Bank of India?
ऑप्शन ए बैंकिंग फैसिलिटी टू गवर्नमेंट, नो, यस वो तो गवर्नमेंट को तो फैसिलिटी देते ही हैं। लैंडिंग टू द गवर्नमेंट, यस। बैंकिंग फैसिलिटी टू पब्लिक, लैंडिंग टू कमर्शियल बैंक्स। अब उन्होंने पूछा है क्या काम वो नहीं करते, वो पब्लिक के साथ नहीं डील करते, आरबीआई ना पब्लिक के साथ नहीं डील करते। नेक्स्ट इज द एक्सेलरेटर थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट रिलेट्स टू करंट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो एक्सेलरेटर थ्योरी हमें पता है कैपिटल आउटपुट रेशियो को बताती है, तो कि चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, है ना। तो द एक्सेलरेटर थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट रिलेट्स टू करंट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू change in the level of output, short term rate of interest, current level of output, लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ऑप्शन हम चुन सकते हैं, मतलब हमारे पास जो डायलेमा होगा वो होगा ऑप्शन ए और बी में, क्योंकि हमको पता है कैपिटल आउटपुट रेशियो की बात हो रही है, तो हमको पता है चेंज में होता है फॉर्मूला, तो ऑप्शन वुड बी ए वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट इज assuming that the demand curve for a commodity is downward sloping straight line, प्राइस इलास्टिसिटी क्या रहेगी। तो जब हम डाउनवर्ड, हमने जो वो भी देखा होगा पॉइंट इलास्टिसिटी डिमांड कर्व जो होता है, उसमें हम करते हैं कि नीचे वाला पार्ट डिवाइडेड बाय ऊपर वाला पार्ट, तो उसमें हम देखते हैं सबसे ऊपर से शुरू होता है इन्फिनिटी, देन ग्रेटर देन वन, देन लेस देन वन और फिर ज़ीरो। तो क्या रहता है, जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होता है वैसे वैसे इलास्टिसिटी भी डिक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड शिफ्ट फ्रॉम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व डाउनवर्ड। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व मतलब कि जितने ज़्यादा वेरिएबल हम फैक्टर लगा रहे हैं कॉस्ट उसकी, है ना, कम हो रही, वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है, मतलब कि मतलब फिक्स कॉस्ट तो है ही, जैसे लैंड बिल्डिंग है उतना तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कम कैसे होगी। अ डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, अगर लेबर अपनी प्रोडक्टिविटी ही कम कर दे तो कॉस्ट कैसे कम होएगी, नहीं होएगी बल्कि उल्टा बढ़ जाएगी। अ इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, हाँ ये हो सकता है कि अगर वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दें तो हमारी कॉस्ट ऑब्वियसली कम होएगी, उतने ही रिसोर्सेज में हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, नो। अ डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म, नो। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट डज नॉट इंक्लूड, माइंड इट, नॉट इंक्लूड बोला है। तो गवर्नमेंट लोन्स टू फॉरेन गवर्नमेंट, ये तो है ना, नेट इनकम ट्रांसफर्स, बैलेंसिंग फॉरेन ट्रेड, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल में कैपिटल पार्ट इंक्लूड होता है, फॉरेन गवर्नमेंट्स को जो लोन मिले हैं दिए हैं ये सब इंक्लूड होते हैं, एफडीआई इंक्लूड होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होता है, लेकिन नेट ट्रांसफर इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन इट। ओके, हु कॉइन्ड द टर्म कल्चर ऑफ पॉवर्टी, इसका सीधा सा आंसर ए है, ऑस्कर लुइस कॉइन्ड द टर्म ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिनी कोफिशिएंट फॉर एन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट इक्वालिटी इनकम्स। तो कंप्लीट इनइक्वालिटी, सॉरी कंप्लीट इक्वालिटी आती है 0 पे और कंप्लीट इनइक्वालिटी आती है 1 पे। When the units are sold at the price of 16, then total revenue will be, ओके प्राइस दे रखा है, क्वांटिटी दे रखी है, और टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला हमें पता है P इंटू क्यू होता है, तो 16 इंटू 7 करेंगे 112 हमारा आंसर आ जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इनडायरेक्ट टैक्सेस हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय जीएसटी। ओके, हमको पता ही है कि जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के आया है और इसमें हमारा इनडायरेक्ट टैक्स सर्विस टैक्स है। In the process of credit creation, suppose the required reserve ratio for the banks is fixed at 10%. In the initial change in cash reserve is 1000, then the increase in demand deposit will be. Okay, credit creation का question है, ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है 1/r कैश रिजर्व रेशो इंटू इनिशियल कैश। तो 1/10% करेंगे, यानी कि 1/10 इंटू 1000 इंटू 100 मतलब परसेंट का 100, इन सबको करेंगे तो हमारे पास 10,000 आ जाएगा। इफ द टू वेरिएबल, अब हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इन और टू वेरिएबल x and y regression analysis, the regression coefficient are b of xy is equal to 0.9 and byx is equal to 0.7. If y is a dependent variable and x is an independent variable, what is the percentage of variation in y explained by y? तो फॉर्मूला होता है परसेंटेज वेरिएशन एक्सप्लेन्ड बाय y ऑफ x, ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन आए
तो उसका क्वेश्चन, उसका फॉर्मूला होता है कि हम बी एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दें बी वाई एक्स से। तो 0.9 और 0.7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही हम जब 9 को 7 से करेंगे तो 63 आता है। तो इसमें भी आंसर वुड बी 63, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब हम इसके बाद आपसे मिलेंगे कल। टेक केयर।